अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। बिल्कुल। और आज मैं बड़ी खुश हूँ। क्यों भाई? जिंदगी के उन अहम दिनों में से एक आज का अहम दिन है मेरी जिंदगी का। मुबारक हो भाई। कौन सा दिन है आज? मुझे आज सर्टिफिकेट मिल रहा है डिप्लोमे का। डिप्लोमे का सर्टिफिकेट? हाँ। और इसके बाद फिर मैं डिग्री लूंगी, फिर उसके बाद हम डॉक्टरेट करेंगे। ये आप भी करेंगे, मैं भी करूंगी। नहीं, मैंने जितना पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया भाई। अब मैं एकेडमिक्स जो है मजीद मैं सोच रहा हूँ। ऐसी एकेडमिक डिग्री नहीं है। फिर कौन सी डिग्री? इस डिग्री पे भी लोग उतना ही खुशियां मना रहे हैं जितना कि एकेडमिक डिग्री। ये डिग्री होती है वाली कोई डिग्री तो बिल्कुल वही वाली डिग्री है। नाजरीन देखिए, जब 2 वैक्सीनेशन शॉट्स हमें लगे थे तो हमें क्या मिला था? सर्टिफिकेट। हाँ, सर्टिफिकेट मिला था। अब जब तीसरा बूस्टर लगेगा तो हमें डिप्लोमा मिल जाएगा। डिप्लोमे के बाद दूसरा बूस्टर लगेगा तो फिर हमें मास्टर की डिग्री या बैचलर की डिग्री मिलेगी। फिर उसके बाद जितने बूस्टर ऐड होते जाएंगे इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। डॉक्टर शिफा और डॉक्टर अवैस हो जाएंगे एक दिन डॉक्टरेट कर करके। तो ये हम सब डॉक्टरेट कर लेंगे। ये बताने का मकसद ये था, मजाक में ये बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आज के प्रोग्राम का पैगाम यही है कि बूस्टर शॉट जरूर लगवाएं। उससे जरूर अफाका हो रहा है लोगों को। जिस तेजी से कोविड फैल रहा है उसमें आपको बचाव का जो एक ही तरीका है कि आपको सिवियरिटी ना हो, उसकी ज्यादा तकलीफ ना हो, वो है आपने बूस्टर्स लगवाए हुए या वैक्सीन लगवाई हुई हो। अदरवाइज तो आपकी हालत फिर टाइट होने वाली है। नाज़रीन वैसे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जाहिर है जो हम सूरत हाल देख रहे हैं और हम रोजाना की बुनियाद पर खबरें भी सुनाते रहते हैं, नंबर्स भी आते रहते हैं खबरों में, और दुनिया की सूरत हाल जो है उससे भी आप वाकिफ हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो सबको अंदाजा है कि भाई ये डिप्लोमा, ये सर्टिफिकेट, तो ये बैचलर्स, मास्टर्स, डॉक्टरेट तो करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए। उसके अलावा कोई रास्ता है तो बता दें। मतलब चलो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे कंट्रोल करने के लिए हमें चिपे लगाई जा रही है। 1 मिनट के लिए ऐसे ही मान लिया। हाँ, चलो मान लिया बेटी, तो भी क्या कर लोगे भाई? हाँ, और हमारी बिल्कुल मतलब क्या कर लोगे? कैसे आप इस बात को यकीनी बनाएंगे, या कैसे आप दुनिया के सामने खड़े हो जाएंगे, सारे कवानीन के आगे खड़े हो जाएंगे कि नहीं जी मुझे जो है वो चिप ना लगाई जाए? ऐसा ही है, बिल्कुल लगानी ही पड़ेगी। लामहला यही होगा, जंगलों में निकल जाए वरना भाई। बिल्कुल ऐसा ही है, वरना तो दुनिया में मूवमेंट बड़ी लिमिट हो जाएगी। बिल्कुल मूवमेंट, लेकिन हम अपनी मूवमेंट लिमिटेड नहीं करेंगे क्योंकि एक हम अपनी मूवमेंट वसी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बताइए जी क्या हो रहा है? हम अपनी मूवमेंट वसी कर रहे हैं। नाजरीन, हमारा जो हम नेटवर्क का पश्तो चैनल है उस पे आज एक मरतबा फिर से एक नई सीरीज का आगाज हो रहा है। ये सीरीज है जी पश्तो का मॉर्निंग शो पखैर पख्तूनख्वा। पखैर पख्तूनख्वा है और वो हमारे साथ लाइव है। हाँ, आज से वो लाइव है। सही, जबरदस्त। तो जो लाइव हम जरा इंटरेक्शन भी कर ले उनसे, मुबारकबाद दे दें। नजीबा फैज जो है मेजबान है पखैर पख्तूनख्वा की। अस्सलाम वालेकुम नजीबा। शिफा एंड अवैस, सलामुना पखैरुना। सलामुना पखैरुना। वालेकुम अस्सलामुना, वालेकुम पखैरुना। कैसी हैं आप? अवैस सिंगा चलदा। देख लो अवैस मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी हूँ? बेहतरीन। आप की तारीफ मैं ऑन एयर तो कर ही सकता हूँ भाई। देखिए आप वाकई खूबसूरत लग रही हैं और कमाल लग रही हैं। नजीबा, अगर मैं अवैस होती ना तो मैं आपकी तारीफ जरा मुनफरिद अंदाज में करती। मैं अवैस स्टाइल में तारीफ करती। अच्छा, कैसे? वो मैं ऐसे करती कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सोफे ने के कुशन्स ने आपसे मैचिंग की है या आपने सोफे के कुशन से मैचिंग की है। वाह 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 वाह, ये अवैस स्टाइल। आप लोगों ने मुझे लगता है मेरी तारीफ की, जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं है, क्योंकि मेरे कान में मेरे प्रोड्यूसर भी बोल रहे हैं, एमसीआर में भी सारे बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। खामोश करवा दें, उनसे कहें जब अवैस और शिफा बोल रहे हो तो कोई ना बोले। ऐसा ही है, मना कर दें उनको। और क्या? हाँ, अभी मुझे आप लोगों की आवाज सही आ रही है। जी शिफा, तासु सवी माँ दावेल चिदा न पता लगी चितासो कुशन सरा मैचिंग कड़ी का कुशन सोफे वाला तासो सरा मैचिंग कड़ी कुशन तासो कजन दे फुल सेट सरा मैचिंग करे दे के तासो लोगों को रखे तासो कुशन तासो कजन दे जमा कुशन जमा कजन वाली दे दाओ पूरा कुशन मेरा कजन क्यों है? अवैस लग रहा है। अवैस जी संगे बखैर रागले खुदा दियो महा खा संग दी शिफा जमंगा सेट तास तो संग वो लगे दीवाने टाइम में जमन कुलीग्स लगे आओ कार्य सेट दा खूबसूरत दे, प्रोग्राम जबरदस्त दे, टोपक जमा कानून ना कलम जमा कानून ने ये कलम मेरे हाथ में। उस माइंडसेट जो है ना वो अब हम चेंज करेंगे। अब हम कहेंगे कलम जमा कानून ने। नजीबा कि क्या आपके मॉर्निंग शो में होगा, जरा लोगों को बताइए, हमारे भी नाजरीन को बताइए प्लीज। हाँ जी बिल्कुल। हमारा मॉर्निंग शो जो है वो मंडे टू फ्राइडे हुआ करेगा 10 से 11:30 बजे तक। इसमें 5 दिन है तो 5 दिन अलग अलग मेहमान आएंगे, पॉलिटिशियन,
आएंगे, इसमें एक्टर्स आएंगे, सिंगर्स आएंगे, डॉक्टर्स भी होंगे हेल्थ के हवाले से, और सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो भी होंगे, और बिज़नेस से रिलेटेड जो लोग हैं, बिज़नेस वूमेन, बिज़नेस मैन, सारे ये वो भी आएंगे। हाँ, इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग, और इसके अलावा जो जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया होगा। अचीवमेंट ये होती है कि एक अपने लिए करते हैं, एक सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना होता है, तो वो सारे लोग जो हैं वो आएंगे इस प्रोग्राम में। तो अभी तक ये था कि हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल्स नहीं थी, तो आज से जो है तो लोग लाइव कॉल भी कर सकते हैं। तो अगर अरे जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त। बस लाइव कॉल्स पे होशियार रहिएगा। नहीं देखें, हादसे तो होते हैं, मगर पुख्तू क्यों आई वही पजंग की खुसरू नमाती। हाँ, पजंग के खुसरू नमाती की का ना। अवैस को समझा दिया, समझ आ गई है उनको। अवैस अख्पल सरगम जो कह रही हैं आप सही कह रही हैं, बस ये मैं मान गया ना, सिंपल जो आपने कहा सही कहा। ये जो आज आप वो ये कह रही हैं कि जंग में सर तो टूटते हैं भाई, ये तो इसी तरह है, ऐसा ही और है। क्या, ये बेसिकली पश्तो वाली मसल हो गई है, गिरते हैं सवारी मैदान जंग में, ये वो वाली चीज हो गई। बिल्कुल। हाँ, तो अवैस कभी आप लोगों के साथ कोई ऐसे मतलब कॉल आप लोगों को रिसीव हुई, क्योंकि आप तो माशाल्लाह काफी अरसे से लाइव कर रहे हैं, तो कॉल पे ही तो जिंदगी मेरी बनी है जी। मेरी तो लाइफ ही कॉलों ने बनाई है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज आपने प्रोग्राम का आगाज जो किया है लाइव, तो उसमें देखें आपने 2 गेस्ट जो लिए हुए हैं वो बड़े ज़बरदस्त लिए हैं, और जो दुनिया के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, और ये आपने बड़ा काम किया। नो डाउट जो आपने काम किया ये अच्छा। नो डाउट, मुझे खुशी हो रही है, मुझे एनर्जी जो मुझ में है वो इसीलिए थी कि मैं प्रोग्राम कैसे शुरू करेंगे, कब, और मैं दोनों शख्सियात से जो है स्क्रीन के ऊपर बात करूंगी, इंटरेक्ट करूंगी। एक्साइटमेंट इसी वजह से, आप दोनों शख्सियात की वजह से है। वैसे वाकई नजीबा एक्साइटमेंट हमें भी हो रही है, ऑनेस्टली। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा ये बताएं नजीबा, आपके प्रोग्राम का सबसे मजेदार मोमेंट आपके लिए कौन सा था? वो आप जो हमसे पूछ रही हैं कि हमारे साथ तो कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ कॉल्स पे, तो आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ जो आपको याद होगा पिछले सीजन के बारे में, अगर हमें बता सकें? पिछले सीजन के बारे में वो या किसी गेस्ट से डर लग गया वो उसमें इतना नहीं था, लेकिन आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस मोमेंट के लिए वेट कर रही थी कि अब प्रोग्राम लाइव होगा। हाँ, तो ये लाइव की अलग अलग बात होती है वैसे। हाँ, वो अलग आप फील आती है, लेकिन रिकॉर्ड में तो आप रिलैक्स होते हैं, अगर कोई चीज हो भी जाए ना आगे पीछे कुछ लमलेट, तो वो कवर कर लेते हैं। बहुत लाइव हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी चीजें कवर हो जाती हैं। दुरुस्त, ये बात तो है, ये बात तो है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू शिफा, थैंक यू अवैस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू रिया, थैंक यू जी। अच्छा जी, ये थी नाजरीन हमारे साथ नजीबा फैज़, और आज से इनका प्रोग्राम लाइव जा रहा है 10 से 11:30 बजे तक इंशाल्लाह, और हफ्ते के 5 दिन ये आपको स्क्रीनों पर नजर आएंगी, स्क्रीनों पे नजर आएंगी। नो अब मैं पश्तो में कह देती हूँ कि डोंट फॉरगेट टू वॉच देम। पश्तो में ये कहा आपने, डोंट फॉरगेट टू वॉच देम? नहीं, मैं अभी कहूँगी ना। अच्छा। हेर न कहीं ऑलवेज ट्यून इनटू हम पश्तो वन, और नजीबा फैज़ बगोरी या कोई सारा मज़ेदार गेस्ट भी, टॉपिक्स भी, और नई बातें होंगी, नई मुलाकातें होंगी, और आपने ज़रूर देखना है। और हमारा प्रोग्राम ना देखना छोड़ देना, अब ये ना हो कि आप सब उधर चले जाएं और इधर हम बैठे ही रह जाएं। बात तो सच है ना, ये बात तो कहनी ज़रूरी थी आखिर में, ऐसा पैगाम होना चाहिए। बिल्कुल, ये भी सही बात है, ऐसा ना हो कि बस यहाँ वहाँ हो जाए सब। और क्या, ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा जी, तो खबरों की तरफ चलें जी कुछ? हाँ जी, खबरों की तरफ बताएं या मौसम बताएं पहले? चले मौसम बता देते हैं। मौसम भुगता दें, बारिशें तो वैसे इतनी हो रही हैं कि बारिश अब तो खत्म हुई, अब तो धूप निकली हुई थी। आज तो इस्लामाबाद में बड़ा वो जो कहते हैं इट्स ब्राइट सनी डे, अ वेरी गुड डे फॉर क्रिकेट, इस तरह का जो है वो कमेंट्री में कहा जाता है। तो आज तो ये वाला मामला था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं, बताते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। इस्लामाबाद कम से कम है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 14। ये दोनों शहर है जहाँ पर आपको पार्टली क्लाउडी मौसम मिलेगा, कुछ बादल नज़र आएंगे। और उसके बाद कराची में कम से कम 9, ज़्यादा से ज़्यादा 24। पेशावर में कम से कम 4, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 16 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्वेटा कम से कम -3, ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तीनों जगहों पर आपको सूरज नज़र आ रहा है। तो ये हो गया जी मौसम का मामला। अब आते हैं जी खबरों की तरफ। हाँ जी, और पहली खबर नाजरीन आपको देते हैं अपने वज़ीर आज़म से रिलेटेड, और उनके से रिलेटेड खबर ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अफ़गानियों की ज़िंदगियाँ बचाओ मुहिम जो है, अफ़गानों की ज़िंदगी बचाओ मुहिम बेसिकली, उसकी तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपनी ट्वीट में अफ़गानियों की ज़िंदगियाँ बचाओ मुहिम की तस्वीर शेयर करके
कहा यह है कि इस मुहिम में मैं अपनी आवाज़ भी शामिल करूंगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी ट्वीट में कहा है कि मैं चाहता हूं कि लोग अफ़गानिस्तान में फैलने वाला जो नस्ली इंसानी बहरान है उसके बारे में बेदारी पैदा करने की बैनुल-अक़वामी मुहिम में शामिल हूँ। अफ़गानिस्तान में लाखों अफ़गानियों ख़ास तौर पर बच्चों को फाका कशी का ख़तरा लाहक है और इससे एक बहुत ही मतलब तारीख़ का इंसानी तारीख़ का एक बहुत बड़ा जो है वो इंसानी क्राइसिस नमूदार हो सकता है। वहाँ पर सिचुएशन उसी तरफ जा रही है। अगर वर्ल्ड लीडर्स ने और वर्ल्ड जो फोरम्स हैं उनको अभी भी जाग ना आई, उनको अभी भी बेदारी ना हुई, तो ये आने वाले चंद माह की बस देर है। उसमें ही आप देखें कि उनके जो राइटफुल जिसको कहते हैं फाइनेंसेस हैं वो रोक के बैठा हुआ है सारी दुनिया, अमेरिका समेत। $300 मिलियन दिए, क्या बात कर रही हैं आप। अमेरिका इस कदर रहम दिल मुल्क है, अमेरिका इस कदर दुनिया का ख्याल करने वाला मुल्क है। अमेरिका तो दुनिया को सही करना चाहता है। ये तो $300 मिलियन दिए हैं उसने पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद करने के बाद। ये तो 300 भी शायद हमारी वजह से कुछ निकल आए हैं, इधर उधर से प्रेशर डाला है, मुख्तलिफ ममालिक ने आवाज उठाई है तो कुछ निकल आए, वरना ये निकलने वाले ना थे ये पैसे। तो और वहां पर तो लोग आप देखते करो, तबाह करो मुल्कों को, दुनिया को तबाह करो और उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत के रकम देकर कहो कि देखो हम तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों के पास खाने के पैसे नहीं और हम दे रहे हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब तो दें। अभी इमरान खान साहब ने ये ट्वीट की, ये नजर आ रही है हमारी स्क्रीन पर ट्वीट। अच्छा, ये ट्वीट जब उन्होंने की तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो ना हो उसके लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि आप लोग उनको पैसे दें, उनका ख्याल रखें, उनको वरना फाका कशी हो जाएगी, लोग भूखे मरेंगे। लोगों ने पाकिस्तान में और दुनिया भर में इस चीज पर भी एतराज किया है कि इमरान खान साहब ने ये ट्वीट की है। मुझे जरा ये समझाएं, ये मेंटालिटी समझाएं आप जरा। ये मेंटालिटी नहीं होती, इसको कहते हैं दिमाग का खलल। दिमाग का खलल समझाया नहीं जाता, उसका इलाज किया जा सकता है। तो अगर इन लोगों की तरफ से ये प्रॉब्लम लगती है इनको कि हम किसी की मदद करें तो बस ठीक है, फिर अभी इनके अपने मामले। हालांकि अमेरिका से ज्यादा आप डरे उस वक्त से कि जब आपको मदद की जरूरत हो और आपकी मदद करने के लिए कोई आए तो लोग उसे कहें कि अरे इसकी मदद करने की क्या जरूरत है। उस वक्त से डरें, ये सोचें। बड़ी अजीब सी वैसे बात है, मैं आपको वाकई बता रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। मेरे सामने से ऐसी 2-4 मीटिंग गुजरी हैं। सारे लोगों को पर्सनली मैं जानता हूँ जो कि इस वक्त डोनेशंस कलेक्ट कर रहे हैं और ख़ुद जाकर वो अफ़गानिस्तान में वो डिलीवर करेंगे। और ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर हम जानते हैं कि ये जो एक ह्यूमैनिटेरियन एड वाला जो डोनेशंस का सिलसिला जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अमेरिका ने कितने दिए? 300 मिलियन डॉलर। 300 मिलियन, बिल्कुल, हाँ, अरब नहीं मिलियन डॉलर। और पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में कितने अरब दिए? अरबों में दिए नाज़रीन। भाई पाकिस्तान की अरबों की बात तो आप वो अभी तो काउंट कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि सारा मामला चल रहा है। कंपैरिजन करें पाकिस्तान की इकोनॉमी का, हमारे वसाइल का और हमारे मसाइल का, और आप कंपैरिजन करें अमेरिका की इकोनॉमी का, उनके वसाइल का और उनके थोड़े से छोटे मोटे मसाइल। ये वसाइल और मसाइल का नहीं, दिल का बिल्कुल, बस ये बात इधर आपने रैप वो अपने आप को भी कुर्बान कर देता है। अच्छा, हमने बहुत सारी गलतियां भी की है इस पूरे अफगानिस्तान वाले सिनेरियो में, वो भी ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई मर रहा हो और आप उसे छोड़ दें। ये नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग हैं जो डोनेशंस कलेक्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पर अफगानिस्तान, वो सारा काम कर रहे हैं। अच्छा, यमन का क्राइसिस हो, सीरिया का क्राइसिस हो, फ़लस्तीन का हो, पाकिस्तान लेबनान पड़ोस में अफगानिस्तान का हो, कहीं का भी हो, पाकिस्तानी कौम ने हमेशा मदद की है और बढ़ चढ़ कर मदद की। ऐसा ही, ये बात तो तय है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो एक तो खैर ये खबर थी। अब ज़रा आपको दूसरी खबर की तरफ लेकर जाते हैं और क्रिकेट की दुनिया से एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ICC T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाए हैं और मोहम्मद रिजवान को गुज़िश्ता साल 1326 T20 रन्स बनाने पर साल का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया है। और मोहम्मद रिजवान का इस हवाले से अपने वीडियो बयान में कहना था कि भाई एक मुझे अवार्ड मिला, इसकी मुझे खुशी है, डबल खुशी ये है कि ये अवार्ड इस बार पाकिस्तान को मिला है और दुनिया की जो टॉप टीम्स में पाकिस्तान का नाम आना ये बहुत खुशी की बात है। तो ये एक बात की। इन्होंने ट्वीट भी किया, एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट था। अच्छा, और इनका ये पेटेंट एक जुमला है, ये हमेशा ये कहते हैं रिजवान साहब, जब इनसे कोई बड़ी ज़बरदस्त जो कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, इनसे पूछते हैं इसके बारे में क्या फीलिंग है, तो वो कहते हैं कि जी बस अल्लाह से होता है और अल्लाह के गैर से नहीं होता। तो सारा क्रेडिट जो है वो उसी का है, वो ही करवाता है, उसी से होता है। ये हमेशा इस बंदे की आजिज़ी और जो अल्लाह के साथ कनेक्शन है वो ये है कि वो हमेशा ये बात कर रहा होता है। तो इन्होंने ट्वीट भी यही किया, अच्छा, कि भाई अल्लाह से ही होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। और बस वो जो मुबारकबाद वगैरह थी उसका उन्होंने जवाब दिया। अच्छा, तो ये भी एक जुमला आया भाई, ये भी अब इसका हमारा जुमला है, अल्लाह से ही होता है भाई। बिल्कुल, ये भी एक आपने दे दिया है भाई कौम को, स्टैंडर्ड जुमला है और ये सच है, ये हकीकत है।
सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से होता है बस। अच्छा, दूसरी जानिब आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो फास्ट बॉलर हैं वुमेन्स टीम की फातिमा सना, उन्हें साल की बेहतरीन उभरती हुई खिलाड़ी का भी एजाज़ दिया गया है। और इससे कबल ख़वातीन की साल की बेहतरीन एक रोज़ा मैचों की टीम में भी 20 साला फातिमा सना को शामिल किया गया था। और ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान की किसी खातून को आईसीसी का सालाना अवार्ड दिया गया है। क्या बात है, ज़बरदस्त, बेहतरीन, मज़ा आ गया वैसे सुन के। लेकिन मैं आपको वैसे एक और बात बता दूँ, एक खातून ने दुनिया में अपनी शादी डिले कर ली है। अच्छा, कौन है? हाँ, और ये कौन नहीं, आम खातून नहीं है, वजीर आजम है मुल्क की। कौन सी? अपनी जसिंडा बिल्कुल। अच्छा। न्यूजीलैंड की वजीर आजम नाजरीन, और जसिंडा आर्डन जो है, उन्होंने मुल्क में कोरोना की नई लहर है, जाहिर है पूरी दुनिया ने उसको पूरी दुनिया में कोरोना ने अपने आप मतलब एक तरह से दुनिया को लपेट में लिया हुआ है। और इस नई लहर से उन्होंने अपनी शादी की तकरीब जो है वो मुलतवी कर दी है। और न्यूजीलैंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसके फैलने के बाद पूरे मुल्क में कोविड की इंतहाई सख्त पाबंदियां जो है वो लगाई जा रही हैं। और बड़ा सीरियसली वो लोग लेते हैं अपनी पाबंदियों को, अपने रूल्स रेगुलेशंस को। और नई पाबंदियों के मुताबिक तकरीबात में ज़्यादा से ज़्यादा वो 100 अफराद शरीक हो सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली हो। तो 100 को बुला के कर लेती शादी? तो जरा बड़े पैमाने पे करना चाह रही होंगी ना। उन्होंने कहा कौन सी जल्दी है, हो जाएगी, शादी होनी है ना, हो जाएगी। हाँ, शायद एक तो इन लोगों के मसाइल भी तो अलग है ना, जिंदगी भी तो अलग है ना, औलादें पहले हो गई हैं इनकी, अजीब से मामलात हैं इनकी ज़िंदगियों के। बहरहाल वो उनकी सारे ह्यूमैनिटेरियन बातें, सारी अच्छी बातें अपनी जगह, उनका क्रेडिट जाता है। दिया बस इनके मामलात बिल्कुल ही अलग है भाई। तो लेकिन अच्छा, इसके अलावा दुकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र के दौरान मास्क पहनना भी लाजिम है। वहाँ पे ये कोई मजाक नहीं है इस किस्म का कि भाई मास्क ना लगाया हो। न्यूजीलैंड में अब तक कोविड के 15,100 से ज़ायद मरीज हैं और 52 के करीब जो है वहाँ पर अमवात हुई हैं। जसिंडा आर्डन ने कल सहाफ़ियों को बताया है कि टेलीविज़न होस्ट क्लार्क, जिनसे कि उनकी शादी मुतवक्के है, क्लार्क गेफोर्ड के साथ उनकी शादी की तकरीब मुनक्किद नहीं हो रही। और उनका कहना है कि मैं बाकी लोगों से कोई मुख्तलिफ नहीं हूँ भाई, जितना जो रूल्स का इतलाक आप पर होता है या बाकी आम आवाम पर होता है उतना ही मुझ पर भी होता है। और मैं ऐसा नहीं कर सकती कि भाई मैं शादी कर लूँ और वहाँ पर उन पे मैंने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। तो हज़ारों शहरी इस वबा के तबाहकुन असरात से गुजर रहे हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा तकलीफ दे किसी प्यारे के साथ उस वक्त मौजूद ना होना है कि जब वो बीमारी से गुजरा हो। तो इस सारे हालात में मैं शादी नहीं कर सकती। अच्छा, शादी ना करने का एक रीज़न ये भी है कि लोग गम से गुजर रहे हैं, तो मैं चाहे 100 लोग, इजाज़त तो है 100 को बुला के वो शादी तो कर सकती हैं, लेकिन ये है कि शी जस्ट वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ देयर, जिसको कहते हैं ट्रबल या सैडनेस, सॉरो, कि भाई मैं शादी नहीं कर सकती जब मेरी कौम जो है वो दुख सह रही है। तो ये उनका माइंडसेट है बेसिकली, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी शादी मुलतवी की। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है रूल्स को फॉलो कर रही हैं। तो ये सिलसिला था। मैंने कहा आपको बता दूं कि जो लोग जा रहे थे फिलहाल बैग्स खोल लें, अभी उनका न्योता नहीं आया, अभी न्योता आएगा तो फिर जाइएगा। होस्ट से वजीर आज़म की शादी तो हमारे यहाँ ये पहले हो गया है, मतलब जी बस छोड़ दें, बस रहने दें। अब बस ये इतना ही कहना काफी था। आप हर बात की डिटेल में मत जाया करें। लोग अक्लमंद हैं, वो खुद समझ जाते हैं। जी, मैंने नहीं, मुझे लगा कि कहीं आप हमें कमतर तो नहीं समझ रहे, तो इसलिए मैंने कहा कि हम पहले कर चुके हैं। मैं तो अपॉर्चुनिटी भी देख रहा हूँ इसके अंदर, टीवी होस्ट हूँ मैं भी। बहरहाल चले आगे बढ़ते हैं। लेकिन वजीर आजम मर्द है ना, तो वजीर आजम बनने में क्या है, जिंदगी आगे बढ़ी है ना, मतलब क्या ये एक ही वजीर आजम सारी जिंदगी के लिए तो नहीं होता ना। तब्दीली आती रहती है, बहुत सारे लोग जो है बदलेंगे, सब मामला होता है जिंदगी में। इंसान को पेवस्ता है, शजर से उम्मीद है बाहर रख। बिल्कुल। अच्छा, एक और शादी के बारे में आपको बताता हूँ मैं। कोरोना वबा के दौरान में ऑनलाइन यानी जूम पर शादी करने की नई रिवायत ने भी जन्म लिया, लेकिन अब डिजिटल शादियों के बारे में आपको बताता हूँ मैं, जहाँ दुल्हा और दुल्हन और मेहमान ये सब एक, आगे बढ़ा दो भाई, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो। ये जो एक है ना तकरीब होगी, ऐसी तकरीब होगी जिसमें न सिर्फ ये देखा जा सकेगा, महसूस किया जा सकेगा, लेकिन हकीकत में ये मेटावर्स में तकरीब होगी। वो जो आजकल जो सारा सिलसिला चल रहा है ना मेटावर्स वाला, ये भारत की रियासत है तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाला एक जोड़ा मेटावर्स इवेंट के जरिए अपने वलीमे की तकरीब का इनेकाद कर रहा है। और दिनेश एसपी और उनकी मंगेतर 6 फरवरी को 2022 में 6 फरवरी को एक वर्चुअल इवेंट के जरिए इस्तकबालिया देंगे। और उन्होंने अपने इस इवेंट के लिए हैरी पॉटर की जो फिल्म की थीम है उसका इंतखाब किया है। और इस तकरीब में जोड़े के जो दोस्त हैं और जो अजीज़ व अकारिब हैं वो एक मेटावर्स इवेंट में एक दूसरे से मिल सकेंगे। और मेटावर्स जो है वो, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि वो एक वर्चुअल रियलिटी है, एक तरह से उसका तजुर्बा मुख्तलिफ डिवाइसेस को इस्तेमाल करके हासिल किया जा सकता है। वो एनके शैन के ये लगा लेंगे, हाँ, वर्चुअल रियलिटी टाइप की कोई चीज़ करेंगे। ये इसके बारे में मैं तजर्बा मजीद मालूमात हासिल करता हूँ कि मेटावर्स पे कैसे जो है वो शादियाँ होते हैं और शादियाँ हो सकती हैं। तो ये कर ली जाए, ये भी काम जो है ना ज़िंदगी में मेटावर्स की मालूमात हासिल कर ली जाए। बिल्कुल, हाँ, यही कह रहे हैं। मैं समझ गई थी, इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे, मतलब आई हैवंट
क्वेश्चन यू बिल्कुल। और योर इंटेंशंस। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेटावर्स की मालूमात हासिल कर रहा हूँ मैं, तो बाकी तो कुछ नहीं है। कल बताता हूँ आपको मेटावर्स के बारे में क्या कि क्या कैसे होता है, इस बस पे सही है। जो है वो ज़िंदगी के अहम मामलात सर अंजाम दे जा सकते हैं। अच्छा, सही एक और जो है वो आखिरी खबर की तरफ हम आपको ले जाएं, और वो भी बड़ी अहम खबर है। अभी हमने आपको पिछले हफ्ते जो बताया था कि जी निर्मला मघानी जो कि बड़ी ज़बरदस्त गुलकारा है, उमरकोट से, बिल्कुल। फोक गुलकारा है, और उन्होंने ये दावा किया था कि मैंने कोक स्टूडियो को भेजा था गाना, और वो जो गाना था वो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया और मुझे क्रेडिट नहीं दिया। अब हमने उस दिन भी आपको बताया था कि हमने कोक स्टूडियो से राब्ता करने की कोशिश की, राब्ता नहीं हो पाया था। अब हमारा राब्ता हुआ उनसे, जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बात ये बताई कि जी निर्मला जो दावा कर रही हैं, कोक स्टूडियो कहता है कि जी वो सही नहीं है दावा, और निर्मला ने हमें जो गाना भेजा उससे हम पहले गाना अपना मुकम्मल कर चुके थे। ये कोक स्टूडियो का वर्जन है। Okay. अच्छा, अब ये जो वर्जन है ये कोक स्टूडियो का ऑफिशियल वर्जन है, और उसमें उन्होंने जो है वो अपनी व्हाट्सएप चैट्स और डिटेल वगैरह भी सारी जो है वो शेयर की हैं। अच्छा। कि भाई ये जो सारा मामला है किस तरीके से हुआ था, उनकी तरफ से आया था, उससे पहले हम ये सारी चीज़ें कर चुके थे। तो अब देखते हैं कि ये क्या होता है। हमारा बेसिक काम ये था कि हमने आपको दोनों साइड्स का वर्जन बता दिया, ताकि ऑब्वियसली बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस इट हैज़ टू बी शोन के जी दोनों पार्टीज क्या कह रही हैं, और उसके बाद जो है वो अब किस तरीके से ये फैसला करते हैं इसका हमें नहीं पता, ये वक्त बताएगा। और क्या, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये थी नाजरीन हमारी आज की खबरों का सिलसिला, और खबरों के सिलसिले के बाद अब हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ज़रा ढोल वोल होगा और बाकायदा पूरा इधर एक माहौल बनाएंगे हम, लेकिन क्या होने लगा है आपको बताते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज म्यूजिकल सेगमेंट हमने मनाना है, म्यूजिकल मंडे है, और म्यूजिकल मंडे पर आज हमने सोचा कि एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है जो सोशल मीडिया पर हमने देखी, और इस वीडियो में एक खातून ढोल बजा रही थी और कमाल बजा रही थी। भाई वाह वाह, जरा सुनवाएं, वैसे सुनवाएं पहले। जी सुनवाएं जी, चलिए। ठीक है ठीक है ठीक है, हौसला हौसला। अब इस ढोल पे सुन ले। हाय हाय, भाई वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक मैं तो हैरान हूँ, वैसे हिले इनके कैसे नहीं यार हाथों इन इस ढोल पे। मैं अंदरूनी तौर पे हिल रहा था। क्या जबरदस्त, मैं लाइव हिल लूंगा ना जब अच्छा, अभी ये आए। अभी बजा। हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं अरिश्मा मरियम, जो कि ढोल बजाती हैं और कमाल ढोल बजाती हैं। ये आप इनकी परफॉर्मेंस वीडियो पर तो देख रहे हैं, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमें प्रोग्राम में लाइव ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अरिश्मा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक है जी, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? और ढोल भी सामने रख के बैठी हैं, कसम से खुशी से फूले नहीं समा रही मैं। कैसे ये इतना जबरदस्त आपने ढोल बजाना सीखा है? आप देखें, पैशन जो है वो इंसान से कुछ भी करवा जाता है। तो ढोल मेरी हॉबी है, ढोल मेरा पैशन है। क्या बात है। और कब से बजा रही हैं? तकरीबन कोविड का जो पीरियड है इसको थोड़ा सा कट करके 3 इयर्स हो गए। कोविड को ऐड करके 5 इयर्स, कोविड को निकाल के 3 इयर्स। तो कोविड का गैप आ गया तो हम कोविड अच्छा। को बीच में नहीं कंसिडर करते हैं। नहीं उसको भी कंसिडर करें भाई, क्योंकि जाहिर है आपने घर में तो बैठ के ढोल बजाया ही होगा ना इन दिनों में भी। और क्या। वो घर पे रहा है, वो हम सिर्फ घर पे रहे हैं, कहीं बाहर नहीं गए हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि इंटरेस्ट आपका पैदा कैसे हुआ था, ढोल से आपकी कनेक्शन कैसे बना? मुझे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का शौक था, लाइक गिटार, हारमोनियम, कॉन्गो। उसके बाद आई कन्वर्टेड ऑन ढोल, और जब से आई स्टार्टेड ढोल, लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस है। लाइक मैं जब भी कहीं भी ढोल प्ले कर रही हूँ, लोग कहते हैं ओ वाओ। ढोल का रिस्पॉन्स ओ वाओ नहीं होता अरिश्मा, ढोल का रिस्पॉन्स ओ वाओ नहीं होता, वो आपको नजर आ जाता होगा उनकी हरकत और सकनात से उस वक्त के वो क्या रिस्पॉन्स होता है। वो आपको अभी थोड़ी देर में हम भी दे देंगे भरपूर, लेकिन मुझे देख के वाओ आता है ना। हाँ, आपको ओ वाओ आता है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। आपको देख के ओ वाओ आता होगा, और फिर जब ढोल सुनते होंगे वो तो बस फिर रक्स करने पर खुद मजबूर हो जाते होंगे। बिल्कुल। तो आपके घर वाले नहीं कहते तुमने क्या ये ढोल वोल गले में डाल के बजाना शुरू किया हुआ है? या म्यूजिकल फैमिली है आपकी?
नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो मेरे घर वालों को कोई भी इशू नहीं है। लाइक मेरे घर वालों को पता है मुझे मूड स्विंग्स होते हैं, कभी मुझे स्केचिंग करनी है, कभी मुझे पेंटिंग सीखनी है, कभी मुझे गिटार सीखना है, कभी मुझे ढोल सीखना है। मेरे घर वालों को पता है कि मैं कभी भी कुछ भी कह सकती हूँ तो वो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। तो ये तो आप जब मैंने मामा से कहा था कि मुझे ढोल सीखना है, तो मामा कहते तुमने थोड़े दिनों बाद कहना कि मामा मुझे मुंह से आग भी निकालनी है, कोई काम छोड़ दो दुनिया का। मैंने कहा नहीं, मुझे ढोल सीखना है। मुंह तो से I आग started निकालनी है ढोल। क्या? आप क्या एंकरिंग शुरू करने का इरादा है आपका? ये मेरी मामा कहती है ना, बच्चे को दुनिया का कोई काम छोड़ भी दो, तो फिर मैं कहती हूँ नहीं जी मुझे करना है। क्या बात है, जबरदस्त। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप बजाती हैं ढोल के अलावा? जब से आई स्टार्टेड ढोल तो मैंने बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स छोड़ दिए हैं, बिकॉज ढोल बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मांगता है। तो ढोल से जब मेरे वैसे खुद भी मेरी इससे ज़्यादा इंट्रैक्शन होगी भी, मुझे अब बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में इतना इंटरेस्ट ही नहीं है जितना ढोल के साथ मेरा एक वो कह लें एक फील है, एक बाउंड है, एक वो मेरी माइंड सेट हो गया हुआ है। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता अब। ढोल से आपकी दोस्ती हो गई है, इसका मतलब ये है? हाँ, पक्की वाली। तो ढोल का कोई नाम भी रखा हुआ है आपने अपने? ढोली। ढोला? नहीं, ढोल का नाम ढोल ही है। अच्छा, ठीक है। ढोल का नाम ढोल है। ये बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है ढोल बजाने वालों में? इन जसमीत कौर इज़ माई इंस्पिरेशन। उनको देखकर मैंने स्टार्ट किया था, और ये बहुत अच्छी बात होती है। आपकी इंस्पिरेशन आपको बच्चों की तरह समझे, आपको अपनी बेटियों की तरह, बहनों की तरह गाइड करें। आई एम द लकीस्ट वन कि मेरी इंस्पिरेशन मुझे बिल्कुल अपनी बहनों की तरह, अपनी बेटियों की तरह ट्रीट करती हैं। मेरी हर वीडियो वो लाइक करती हैं। मुझे अच्छा। वीडियो में अगर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो जाए तो मुझे स्पेशली व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगी कि बच्चे आज यहाँ पे गलत था, ढोल यहाँ पे ऐसे था। मुझे एक एक चीज़ गाइड करती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। जिस बंदे से आप इंस्पायर्ड हैं वो आपको एक एक चीज़ गाइड करे, तो आई एम द लकीस्ट वन टू हैव हर। क्या बात है, जबरदस्त। यू आर डेफिनेटली लकी और वी आर लकी टू हैव यू अभी इस वक्त। ये बताएं, डिफरेंट बीट्स होती हैं ढोल की जो आप बजाती हैं, या एक ही तरह की बीट है जो आप प्ले करती हैं ढोल पे? और वो फिर अभी आप हमें सुना भी दें मुख्तलिफ बीट्स जो आप प्ले करती हैं। देखिए जी, ढोल हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। उसके अलावा ढोल हमारा सूफ़ी इंस्ट्रूमेंट है। इसमें हमें धमाल भी मिलती है, पश्तो, सिंधी, बलोची, लुडी, बहुत सारी नौबत, हर चीज़ हमें ढोल में हमें बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं। ढोल पे हम डिस्को भी कर सकते हैं, ढोल पे हम धमाल भी कर सकते हैं, ढोल पे हम भंगड़ा भी कर सकते हैं, ढोल पे सब कुछ कर सकते हैं। बस सही है। आज तो आप खबरें भी आपको मैं ढोल पे ही सुनवाऊंगी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। तो बस फिर हो जाए मुजाहरा। बिल्कुल, आप आराम से अपनी पोजीशन बना लें, गले में पहन लें, जिस तरह से भी आप आराम से करती हैं। लेकिन ये है कि आप आराम से। वी आर रेडी फॉर योर परफॉर्मेंस। जी, डन। चले जी नाजरीन, ढोल की परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाइए। आरिशमा मरियम जो है वो इस वक्त तैयारी पकड़ रही हैं, और ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त ढोल महफिल सजने वाली है। ढोल महफिल सजने वाली है, और क्या ही मज़ा आता अगर ये हमारे स्टूडियो में होंगी। हाँ। लेकिन ये है कि जब भी ये इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करी होंगी तो डेफिनेटली हमारे स्टूडियो में बिल्कुल खींच कर ले आएंगे, है ना? इनसे बिल्कुल। कहेंगे तुसी भी आओ तो तुहाडे ढोल नु भी लाओ। ये मामला इनके साथ हम करेंगे। बिल्कुल जी। लेकिन ये है कि ये बड़ा मुनफरिद एक चॉइस है बजाने के लिए इंस्ट्रूमेंट की। एक लड़की जो है वो ढोल की तरफ माइल हो गई कि भाई मैंने गिटार भी नहीं बजाना और मैंने सितार और ये सब भी नहीं है, ढोल तबला। फिर हमने देखा है खवातीन को शायद बैठे हुए मुख्तलिफ अकेडमीज में जहाँ पर म्यूजिक सिखाया जाता है, सीखती हैं बच्चियाँ, तो वो तबला बजाती हैं, लेकिन ऐसा ढोल नहीं देखा। तो हमारी हो जाए जी गेस्ट है आरिशमा मरियम की खूबसूरत ढोल परफॉर्मेंस।
वाह वाह क्या वाह बात वाह है, वाह वाह। जबरदस्त। अच्छा ये बताएं अरिश्मा, बैठने से पहले कि इसमें भंगड़े वाली बीट कौन सी थी, पहली वाली या ये आखिरी वाली? पहले वाली जो थी वो धमाल थी, और अच्छा। मिड में मैंने एक लीड प्ले की थी, लीड के साथ फिर मैंने ट्रेडिशनल भंगड़ा जो है मैंने वो प्ले किया था। अच्छा, और आप बैठ के भी बजा सकती हैं? क्योंकि अभी मूड हमारा भरा नहीं है ना, दिल भरा नहीं है अभी असल में, इसलिए हमने ये पूछा। बैठ के फील नहीं आएगी ना, बैठ हाँ, के बैठ फील के नहीं फील नहीं आएगी, आएगी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, लेकिन बैठ बड़ा के वो ढोल जबरदस्त की वैसे। फील नहीं आती है। या। बिल्कुल, उसके लिए तो, क्योंकि वो जब आप खड़े होकर बजाते हैं तभी तो दुनिया खड़ी होकर रक्स करती है। हम तो बैठे बैठे शुरू हो गए। अच्छा, आपने कहाँ कहाँ पर ढोल प्ले किया है? कुछ हाँ। तकरीबात का भी जिक्र करें। ज़्यादा मैं वेडिंग इवेंट्स करती हूँ, ज़्यादा मेरे जो इवेंट्स होते हैं वो मैं करती हूँ फैमिली इवेंट्स, मैन इवेंट्स मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। सही। जैसे जब बैचलर्स पार्टीज़ हो गई या जैसे लड़के की मेहंदी है तो वहाँ पे सारे बंदे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं सिर्फ फैमिली इवेंट्स करती हूँ या कॉर्पोरेटिव इवेंट्स करती हूँ। और उसके अलावा कोविड से पहले प्रीवियस हमारी गवर्नमेंट में मैं मिस्टर शहबाज शरीफ के साथ चाइना गई थी पंजाब का अच्छा, कल्चर रिप्रेजेंट वाह वाह। करने। आई वाज द ओनली वन जो पंजाब का कल्चर रिप्रेजेंट करती, तो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था कि पाकिस्तान का मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बीजिंग में। पाकिस्तान चाइना 56th एनिवर्सरी था, और मेरे लिए तो चीन में कैसा रिस्पांस रहा लोगों का? हाँ। मैं पंजाब का कल्चर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सॉरी, चीन में कैसा रिस्पांस रहा लोगों का? बस ढोल हो और बल्ले बल्ले हो जाती है फिर। वही रिस्पॉन्स था वैसे जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ था। यही रिस्पांस था, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त जी। बस ठीक है, आप फिर तैयार रहिए। हाँ, इस्लामाबाद कब आ रही है ये बताएं। लाइव हाँ। देख सकती, लेकिन अरे। फॉर श्योर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू जॉइन यू इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। वो एक शादी के लिए भी बात करनी है, आपको बुलाना है हमने, एक होनी है शादी ना, तो हमारे एक दोस्त हैं उनकी शादी होनी है, तो उसमें बुलाएंगे इनको। बस वो दोस्त को मार ना पड़ जाए, बाकी खैर है। मैं और ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट हो गई आजकल तो। बस देखिए, ऐसा ही है, टीवी शोज जबरदस्त में बैठ आर्टिस्ट। के अब तो क्यूरीज आने लग गई हैं। टैलेंट को कौन छोड़ता है जी? टैलेंट तो टैलेंट है ना, वो छुपाए नहीं छुपता। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम अरिश्मा मरियम आपका, आपने वक्त दिया, आपने कॉन्सर्ट किया हमारे प्रोग्राम Thank में, you. Thank आपने you हमें for रक्स करने पर joining me. मजबूर कर दिया। कमाल जी, जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू। ये थी क्या जी जबरदस्त अरिश्मा है। मरियम। हाँ, ये थी हमारे साथ अरिश्मा मरियम, और अल्लाह करे कि इसी तरह ढोल बजाती रहें और हमें और आपको नचाती रहें। खिलाती रहें। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब एक और बड़ा खास सेगमेंट है आज के हमारे प्रोग्राम का, और हमारी आज की खास मेहमान जिन्होंने जिंदगी के हर इम्तिहान का सामना बड़ी बहादुरी से किया, पेशे के लिहाज से वकील है, तो जाहिर है सामना तो बहादुरी से ही करेंगी, और क्या घबरा थोड़ी जाएंगी। अच्छा, फिर सियासतदान वो फिर और एक एडेड एडवांटेज बहादुरी है, का मजमुआ। बहादुरी का मजमुआ। 2002 से 2013 तक मेंबर कौमी असेंबली रही हैं, सियासत में बड़ा अपना नाम बनाया है। इस दौरान आप पाकिस्तानी पार्लियामेंट में ख़वातीन और इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली चंद ख़वातीन में से अहम किरदार अदा करती रही हैं। क्यों चंद मैंने इसलिए कहा क्योंकि हर खातून जो पार्लियामेंट में हमें नज़र आती है वोकल नहीं होती नाजरीन, ये बड़ी वोकल रही हैं, काम बखूबी सर अंजाम देती रही हैं, और ये पाकिस्तान की पहली कानून साज हैं जिन्होंने 2007 में चेयरपर्सन कॉमनवेल्थ वीमेन पार्लियामेंटेरियन का इलेक्शन भी जीता था। बिल्कुल, और ये जो इलेक्शन है ये कॉमनवेल्थ ममालिक की 175 ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान था। और आजकल वो दफ्तरों में और काम की जगहों पर ख़वातीन को हरासा करने के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो वफाकी मुतसिब हैं उनका ओहदा उन्होंने संभाला हुआ है। वफाकी मुतसिब बराए एहतसास इंसदाद हिरासियत कशमाला तारिक साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं, और ख़ास बात यह है कि आज उनकी सालगिरह है और वो सालगिरह हमारे साथ मना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। इतना कुछ तो इंट्रोडक्शन मैं भी भूल जाती हूँ देते देते, जितना आप है, अच्छा, आपको हमें याद रखें। आपको कोई कहे ना आपसे कोई प्रोफाइल मांगे कि कश्मीर साहिबा बायो शेयर कर दें, आप तो इनसे उनको पूछिए। कहे अवैस शिफा से रब्ता कर लो तुम लोग। बिल्कुल सही। कैसी आपको 30वीं सालगिरह लग रही है अपनी? बस यही समझिए, यही कहना था जी। देखें, ये आपकी नज़र का कमाल है। और यही यही होना चाहिए। देखिए, एज इज़ जस्ट अ नंबर, बिल्कुल। और आप जैसे फील करते हैं, और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला जितनी ज़िंदगी की बहारें दिखा दी उसकी नेमत है, और सेहत के साथ। Yes, बिल्कुल। बिल्कुल। कोविड के बाद हम सबको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि सेहत सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत Yes, है। बिल्कुल। तो बस जो दिन खैर से गुजर जाए, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। तो We are ये दिन, blessed. वैसे ये दिन आपको गुजरता कैसे है यूजुअली?
यूजुअली तो एक रात पहले से ही शुरू हो जाता है विश करने, 12 बजे केक, फैमिली फोन्स, बाहर से घर से फ्रेंड्स आ जाती हैं, और आपकी अपनी फैमिली। तो कल हम लाहौर में थे क्योंकि, अच्छा, और आज यहाँ पे वर्किंग डे था, ऑफिस जाना है अभी, तो वो फिर अम्मा का लाई और प्रेजेंट दिया और दुआएं दी और लंच किया एक दिन पहले ही उन्होंने, क्योंकि कल लाहौर में थे। तो ये मैंने जो पहना हुआ अम्मा ने दिया हुआ, अरे माशाल्लाह, वो देख रही होंगी इसलिए मैंने क्रेडिट देना जरूरी है ना, पहन के बैठी हुई है जरूरी। तो बस ऐसे ही ये छोटी छोटी जिंदगी की खुशियाँ जो आप अपनों के साथ गुजारते हैं, बस उसके बाद तो मैं समझती हूँ कि ठीक है। आप जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात कि उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि सेहत वाली जिंदगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं सालगिरह ना मनाओ, आपका साल कम हो गया, तो वो तो वैसे भी कम होना है भाई, तो उसको खुशी से कम कर लो। ये हमारा जिंदगी की तरफ एटीट्यूड है ना, पॉजिटिव लो कि नेगेटिव लो। एक साल कम हो गया तो रो, एक साल खैर आफियत से गुजर गया या अल्लाह ताला ने सेहत वाली जिंदगी दी तो उसका शुक्र अदा कर लो। सो दैट्स अ ब्लेसिंग इन अ वे। वो शुक्र तो हर हाल में हमने अदा करना है। लेकिन ख़वातीन तो फिर एक वक्त आता है कि बिल्कुल ही नहीं वो बर्थडेज मनाती हैं, और अपनी तो बिल्कुल ही नहीं मनाती। बच्चे उनकी मनाने के लिए एक्साइटेड होते हैं तो वो कहती हैं नहीं छोड़ो अब मैंने क्या मनानी, नहीं लोग क्या वजह है, ये क्या होता है और क्यों नहीं मनानी चाहिए, मतलब देयर आर वेज। अच्छा, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब हम इस तरह की, जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं और हम बर्थडे मना रहे हैं और लोग तोहफे लेके आ रहे हैं, दैट लुक्स मुझे ऑड लगता है। आप वैसे ही खाना कर लो, मतलब एक और ये अनाउंस करने की जरूरत नहीं कि मेरी सालगिरह है आज, हाँ तो तोहफा लेकर। सो दैट तो आपके जो दोस्त होते हैं करीबी वो ले जाते हैं ना वैसे, लेकिन मुझे वो अजीब लगता है कि आप किसी को स्पेशल बता रहे हैं कि जी बर्थडे है तो प्लीज कम, तो वो कोई तोहफा साथ लेकर आ रहा है, भाई बर्थडे आपकी है तो ठीक है, जो वही एज यू नो बिल्कुल सारे इकट्ठे बैठ के खाना खा लें, आई थिंक दैट इज आल्सो मोर देन एनफ। चलो फिर तोहफे का खर्चा तो बच गया शिफा। ठीक है, ये आपने अच्छी बात की। नो आई एम रियली टच्ड कि आप दोनों ने आज मुझे याद रखा, एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे विद हम टीवी, हम न्यूज़ एंड यू बोथ स्पेशल। अरे नहीं बहुत शुक्रिया, इट वाज अ प्लेजर कि आप आई हैं, आपका दिन मसरूफ होगा आज का, हमें पता है। इट मींस अ लॉट एंड बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे आज। अच्छा, लाइफ लर्निंग्स बताएं ना, आपने इतनी सारी जगहों पर मतलब और वेरिएशंस के लिए आपने आवाज उठाई, पार्लियामेंट की लाइफ अलग, वकालत की लाइफ, ये अलग अलग आपके चैप्टर्स हैं। जहाँ गए वहाँ एक दास्तान छोड़ गए। उन दास्तानों में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप हमारी पाकिस्तान की खवातीन को बताएंगे? देखो भाई, ये 3 उसूल हैं, इनके मुताबिक जिंदगी बसर करोगे ना तो फिर मजा आएगा। सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है वाकई। देखिए जी, जिंदगी जो है ना किसी की भी एक पेस पे नहीं चलती, मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा है। ये मेरी अम्मा हमेशा कहती हैं, जब कभी मैं घबरा जाती हूँ या भाई मेरे पे ही क्यों, तो वो कहती है बेटा अगर किसी की ज़िंदगी झांक के देखो तो किसी की भी ऐसी नहीं, और अगर एक ज़िंदगी में उतार चढ़ाओ नहीं तो वो ज़िंदगी नहीं है। तो हमें अपने आप को ये नहीं कहना कि वाई मी, आप बोले ट्राई मी। अरे क्या बात है, ट्राई मी। सो उसमें ना मेरे अंदर शुरू से एक फाइटिंग स्पिरिट थी और गिव अप नहीं किया। फिर उसके बाद एक मेरे पास अभी भी, आप जो आपने कहा जैसे पहले वकालत, फिर उसके बाद एज अ पॉलिटिशियन एंड नाउ इन द रोल ऑफ अ जज, जब लोग भी पेश होते हैं, कुछ खवातीन वकला आई हैं एक दिन, मुझे कहती हैं आपको डर नहीं लगता, आप अदालत में ही फैसला सुना कर उठ जाती हैं। तो मैंने कहा ये पता नहीं कोई अल्लाह की तरफ से गॉड गिवन चीज़ है, अगर डर लगता होता तो मैं जब 18वीं तरमीम थी, आई वाज द ओनली वन हु डिडंट वोट फॉर इट। अच्छा, आप उन लोगों में शामिल थी? आई वाज द ओनली वन। पूरा हाउस एक तरफ, एक आप ही विजनरी है बस उधर वाकई। मगर मैं ये कहती हूँ कि खौफ जो है ना, पता नहीं, अल्लाह पे भरोसा बहुत है। तो प्रिंसिपल स्टैंस आपका अगर है तो बस फिर आप खड़े हो जाओ, खड़े हो गई। अब ये है कि उम्र के साथ व्हेन यू आर ग्रोइंग ओल्ड, तो मैं समझती हूँ कि अब जो आपने कहा ना लेसन्स लर्न, यू चूज योर बैटल्स। पहले हर लड़ाई लड़ने वाली कूद जाती थी, ऐसा ही पहले वो पराये की जंग में भी कूद जाती थी कि हाँ उसको तकलीफ हो रही है तो वो खातून है, मैं उसके लिए फाइट आउट कर लूँ। एक उनमें से एक वन ऑफ द फाइट्स वाज ऑफ आयशा सना आल्सो, व्हिच आई जंप्ड इनटू, बट हर चीज का रैथ फिर मेरे पे आता था। जिसके लिए लड़ भी रहे हो वो बैक ऑफ कर जाता है और आप अकेले खड़े लड़ रहे हैं किसी के लिए भी। तो अब उम्र के साथ ये देखा और सीखा कि आप यू चूज योर बैटल्स वाइजली। बिल्कुल, इतनी सब्सटेंशियल जो है, और खड़े हो, जरूर खड़े हो अपने स्टैंड पे, प्रिंसिपल पे,
और वो जंग ही क्या जो खाली आप अपने लिए लड़े, आप ऐसी लेगेसी छोड़े और इतना बेंचमार्क हाई छोड़े कि दूसरे के लिए आपके शूज़ फिट इन करना मुश्किल हो। तो आई ऑलवेज बिलीव्ड इन हार्ड वर्क। दूसरा लेसन सही है, ज़िंदगी का ये तजर्बा है कि हार्ड वर्क आपको हमेशा पे करता है, सूनर और लेटर। सही बात। तो ज़िंदगी में शॉर्टकट्स ना ढूंढें, डंडी ना मारें, जितनी मेहनत करेंगे यू विल शाइन आउट। दैट इज माई बिलीफ एंड दैट इज व्हाट आई हैव सीन। I've been to the best institutions, alhamdulillah. I've always been an ace student, but आप जब मेहनत करते हो तो वो नज़र आती है, वो बोलती है। इस गुफ्तगू को हम वक्फे के बाद कंटिन्यू करते हैं, मज़ीद लाइफ लेसन्स भी लेते हैं और फिर ये जो केक काटने की एक तकरीब है वो भी होगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। लाइफ लेसन्स लर्नड और कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ख़ास तौर पे बर्थडे का दिन कैसा होता है, ये हम बात करें। कशमाला तारिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कशमाला साहिबा, ये बताएं बेस्ट गिफ्ट दैट यू हैव एवर गॉट ऑन योर बर्थडे। अम्मा हर साल ही कोई ना कोई, मैंने अभी बताया, बहुत अच्छा प्रेजेंट देती हैं, मगर आप देने वाले में अम्मा के अलावा भी जिंदगी में और नाम भी आते हैं। मैंने कहा अब शौहर भी आ गए हैं, देने वाला एक और बढ़ गया। बिल्कुल। पहले हमेशा अम्मा ने ही नाज नखरे उठाए हैं। तो मैं उनका, मेरी डील ये होती थी जो पिछली बर्थडे पे दिया है वो ना हो। नहीं, उससे महंगा होना चाहिए। अच्छा। बचपन से। सो पिछली दफा का अगर साइज डायमंड का इतना है तो इस दफा और बड़ा होना चाहिए। पिछले का अगर तोहफा इतना है तो उसका साइज और बड़ा होना चाहिए। तो मेरी अम्मा की हमेशा ये थी, ये तो कोई बात नहीं है, मैं बड़ी हुई तो लेकिन कभी कहना नहीं पड़ा। अच्छा। एवरी टाइम शी इज गिवन मी अ सरप्राइज। एंड अब मैंने कहा कि शौहर भी आ गए तोहफा देने के लिए, तो अब उन्होंने भी दे दिया। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने रिंग दी। अच्छा, रिंग दी। अच्छा, अरे खूबसूरत वैसे वाकई, जबरदस्त, बेहतरीन। हाँ, ये जिक्र करना जरूरी होता है नाज़रीन ख़वातीन के लिए। हमने डिस्कस करने होते हैं तोहफे तोहफ़ क्या मिले, कैसे मिले, ताकि अगली दफा फिर बताए ना, यार ये वाला जरा अच्छा नहीं है, इससे ऐसा होना चाहिए, डिजाइन भी फिर बताना होता है। ये एक साल में पुराना हो गया। दिस बार शुड बी सेट फॉर द हस्बैंड आल्सो, कि अगली दफा वाला पिछले वाले से बेहतर होना चाहिए। तब्दीली आए ना, कुछ तो तब्दीली आए। बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं कि जी वो, ये तो देखिए ये खलूस होता है। हाँ। तोहफे मतलब ऑब्वियसली आपको खुशी देते हैं, लेकिन फ्रॉम योर लव्ड वंस जिनके ऊपर आपका क्लेम होता है। बिल्कुल। एंड अदरवाइज तो जैसे हम बात कर रहे थे, पड़ी रहती हैं चीज़ें, और क्या ये चीज़ों की वक़्त नहीं होती असल में, जो उसके पीछे जज्बा होता है उसकी वक़्त होती है ना। बिल्कुल, दैट्स अबाउट इट। अब हमारी टीम ने भी कुछ जज्बे का इजहार करना है। हाँ। और इससे पहले कि हमारे पास वक्त खत्म हो जाए, आपके लिए हमारा एक ज़बरदस्त सा ट्रिब्यूट टीम ने तैयार किया है, वो दिखाएं जी। कशमाला तारिक साहिबा को उनकी सालगिरह पे जो हम न्यूज़ की सुबह से आगे की टीम ने ट्रिब्यूट देना है। प्लीज प्ले दैट। हैप्पी बर्थडे अगेन। और अब मेरा ख्याल है सेरेमनी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमारी तरफ से आपको ये एक गुलदस्ते का तोहफा, थैंक यू, जो कि बड़ा जरूरी है। वेरी काइंड, वेरी काइंड, इट रियली मींस अ लॉट। नहीं, उसके बाद हम केक की तरफ जाएंगे। आपका ये जेस्चर ही इतना प्यारा है। बैठे। तो चलें जी, चलें जी, बिल्कुल हो जाए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू मी। सेम टू यू भी नहीं कह सकती आप। बिल्कुल, कौन खाएगा? जबरदस्त जी, ये सभी खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम दे काट के बिल्कुल। हाँ, लेकिन हाँ। हमारे जो खाने वाले मामलात होते हैं वो कैमरा बंद ठीक करके होते हैं, क्योंकि कैमरे के सामने अगर किसी ने देख लिया हमें किस तरह खा रहा हूं मैं, तो जरा फिर मामला वो फिर वायरल हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। चाय के साथ बात दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हम नाजरीन, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं थैंक यू, I owe you big one. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। और फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं बगैर तोहफे के। खाना रेडी नहीं, ये तोहफा इतना प्यारा तोहफा, और याद रखना उससे बड़ा तोहफा और दुआएं उससे बड़ा तोहफा। हाँ, दुआएं और खुलूस वो अलग चीज है। बिल्कुल, दैट इज जिसको कहते हैं ना प्राइसलेस। थैंक यू फॉर जी, बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये थी कशमाला तारिक साहिबा हमारे साथ मौजूद अपनी बर्थडे के दिन। और हमें लेना है एक छोटा सा वक्फा। हम ये केक शेक खाते हैं, आप लोगों का भी दिल चाह रहा है अगर मुंह मीठा करने का तो घर में देख लें, फ्रिज खोलें, देखें कुछ पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ तो बच्चे को बेच के मंगा लें। और बिल्कुल पेस्ट्री मंगा लें, जलेबियाँ मंगा लें, और कशमाला तारिक साहिबा की सालगिरह जो है वो आप भी मनाएं। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। शहर कायद की अदालत ने कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमा को इंतकाल के 7 माह बाद ख़ानदान के 4 अफराद समेत बेगुनाह करार दिया है। 10 जनवरी 2022 को कराची की अदालत ने जुर्म न साबित होने पर साइमा फरहान नामी खातून और उसके घर के दीगर 4 अफराद को रिहा करने का हुक्म दिया, मगर अफसोस कि साइमा को इस दुनिया से रुखसत हुए 7 महीने गुजर चुके थे। साइमा का इंतकाल गुर्दे और पेट में शदीद दर्द की वजह से दौरान हिरासत जेल के अंदर हुआ, जहां वो तकरीबन 1.5 साल तक कैद रही। साइमा को अपनी दोस्त के कत्ल के जुर्म में 14 फरवरी 2020 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसकी दोस्त रुखसार की मौत उस वक्त हुई थी जब वो साइमा से मिलने उसके घर आई हुई थी और तबीयत ख़राब होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया था। इस केस से मुताल्लिक बात करेंगे। बैरिस्टर इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे ये जानेंगे कि इंसाफ मिलना इतना दुश्वार क्यों है और ये क्या मामला है कि अगर किसी को इंसाफ मिलता भी है तो मौत के बाद मिलता है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने प्रोग्राम के लिए, इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए। सर सबसे पहले तो आप इस केस को अगर देखें तो आपको हमारी प्रीएम्बल से समझ आ गया होगा कि मामला क्या था। इसको आप किस तरह से समराइज़ करेंगे कि इस केस में क्या हो सकता था इंसाफ फराहम करने के लिए और क्यों नहीं हो सका? देखें, जो अपेरेंट उसकी फैक्ट्स हैं, एक तो पहली बात तो ये कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और ये कोई ऐसी मिसाल नहीं है जिस पे कोई फ़ख्र कर सके किसी जुडिशल सिस्टम में या लीगल सिस्टम में। लेकिन ये यूनिक भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ये डेली रूटीन्स हैं। पहली बात तो ये है कि तमाम दुनिया की जुरिस्डिक्शन में अक्सर ये होता है और रिकॉर्डेड है कि इनोसेंट को सज़ाएं मिली हैं, लाइफ की सज़ाएं मिली हैं। इवन इन इंग्लैंड वहाँ पे क्वीन का पार्डन होता है जो कि उस बंदे को दिया जाता है जो कि पूरी लाइफ गुजार बैठा है, बेगुनाह था, और फिर उसको रिलीज़ किया जाता है तो उसकी कंपनसेशन होती है। लेकिन हमारे निज़ाम में कई खराबियां हैं, एक नहीं कई खराबियां हैं। यानी जो इंक्वायरी है, जो पुलिस करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, वो फ्लॉड है और कई उनके ऊपर इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कई फैक्टर्स आ रहे होते हैं, तो इंडिपेंडेंस नहीं है एक तो इन्वेस्टिगेशन की। दूसरा ये है कि जो हमारा अदालती निज़ाम है वो बेपनाह फ्लॉड है, बेपनाह फ्लॉड है। एक नहीं, उसकी हर तरफ हर लेवल पे उसमें खराबियां हैं। विच इज़ टू से कि अब जो भी केस था जो उन्होंने तैयार किया था, इन्वेस्टिगेशन की थी, चार्ज हो चुके थे, वो ट्रायल हुआ और ट्रायल में चूंकि पुलिस इस्टेब्लिश नहीं कर सकी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जिसे हम कहते हैं, बिला शक और शुबा से बरातर जो केस है, जो क्रिमिनल स्टैंडर्ड है, तो वो उन्होंने एक्विट कर दिया। अच्छा, अब जो अगला प्रोसेस है पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, अपील की उन्होंने मुतासिरीन ने या नहीं की और फर्दर क्या हुआ। लेकिन जेल में जो खातून की हालत खराब हुई, बिल्कुल, हाँ जी, अस्पताल में आके डेथ हो गई, वो उसके ऊपर कमेंट करना मुश्किल होगा क्योंकि या तो जेल की सख्तियों की वजह से उन पे हुआ या नहीं हुआ, मैं नहीं कह सकता, हम भी नहीं कह सकते, हमारे पास कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं। लेकिन ये सारे इस सिनेरियो में, इस सैड प्लॉट में, ये एक फर्दर इजाफा था कि एक तो इंसाफ जल्दी नहीं मिल रहा, उनको फौरी तौर पे नहीं मिल रहा। दूसरा, प्रोसिक्यूशन फ्लॉड है, जो पता नहीं किसकी वजह से वो उन्होंने केस बनाया और केस बनता भी था या नहीं बनता था। अदालत का एक्चुअली ये काम नहीं होता कि वो कह सकें कि ये केस गलत बना है। प्रोसिक्यूशन का काम है कि वो केस लेके जाएं। अगर वो एस्टैब्लिश नहीं होता और वो फेल हो जाती है प्रोसिक्यूशन, तो लोग एक्विट हो जाते हैं। हाँ, अलबत्ता इसका सदबाब है। अच्छा, सदबाब ये है कि मिसाल के तौर पे मलिशियस प्रोसिक्यूशन जिसे कहते हैं हम, कि ये प्रोसिक्यूशन जो थी ये बदनीयती पे मबनी थी। अगर वो ऐसा है तो जो दूसरी पार्टी है वो उसका कुछ सबूत ला के वो केस कर सकते हैं सेपरेट, और उस केस में मुआवजा मिलता है, यानी उसकी जो आउटकम है वो फाइनेंशियल है, फिस्कल कंपनसेशन है, और कोई उसमें जेल वगैरह नहीं होती। लेकिन उसके लिए काफ़ी सॉलिड एविडेंस चाहिए कि वाकई पुलिस जो थी वो बायस थी, बदनीयत थी और उनका कोई एलिमेंट था। ऐसा लाना भी ज़रा मुश्किल है।
मैं इसको थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करूं, मज़ीद एलैबोरेट करूं, आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने मुझ पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाया, केस अदालत में गया और वो साबित नहीं हो सका कि मैंने कोई जुर्म किया है, तो उसके बाद उस शख्स की बदनीयती, यानी इल्ज़ाम लगाने वाले की बदनीयती मुझे साबित करनी पड़ेगी, ये खुद साबित नहीं हो जाएगी कि उसने गलत किया था? नहीं, वो जो इल्ज़ाम लगाने वाला एक और चीज़ है। आप देखें ना, प्रोसेस को देखें। इल्ज़ाम क्या होता है? इल्ज़ाम आप जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराते हैं। FIR के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है जो पुलिस करती है, और उनका निज़ाम है। ऐसी भी लॉलेसनेस नहीं है। और फर्ज करो अगर फॉल्स है तो वो प्रोसिक्यूशन जो है वो तो इल्ज़ाम लगाने वाले नहीं है ना, इल्ज़ाम तो किसी इंडिविजुअल ने लगाया है जी, प्रोसिक्यूशन ने उसको साबित करना है जी। और तो प्रोसिक्यूशन जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसमें अगर कोई कमी है, उसमें कोई मेलाफाइडे है, उसमें कोई बदनीयती है, कोई बुग़्ज़ है, अनाद है, या कोई फेयर बात नहीं है, तो पुलिस के अगेंस्ट इंडिविजुअल ने जो की है वो तो पुलिस को करनी नहीं चाहिए। अगर उस फर्दर प्रोग्रेस ही नहीं करती इन्वेस्टिगेशन, अगर फॉल्स है, और अगर केस चला गया अदालत में तो फिर उसमें कुछ सब्सटेंस होता जरूर है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो हमने अक्सर देखा है ये ब्लास्फेमी के केसेस में, ब्लास्फेमी में जहाँ वो जिद और अनाद की वजह से लोग किसी को नीचा दिखाने के लिए कहते हैं इन्होंने बेहुरमती की है, इसकी बेपनाह मिसालें हैं। तो ये आउटकम उसका, अगर प्रोसिक्यूशन वो मैलिशियस है और फेयर नहीं है तो एविडेंस के साथ उनको कंपनसेशन मिल सकती है उस पर। सही है। बैरिस्टर साहब, अब मेरा एक और सवाल है, और वो ये है कि हम देखते हैं कि एक तरफ अदालतें हैं जो कि बेल्स दे देती हैं, और होनी भी चाहिए, प्रोसीजर में मौजूद है तो क्यों ना कोई उसको अवेल करे, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रायल में जो मुल्जिम हैं वो जेलों में सड़ सड़ के बेचारे बस ख़त्म ही हो जाते हैं उधर, और उसके बावजूद जो है वो बाहर नहीं निकल सकते। फिर एक और चीज़ हम देखते हैं कि वो बेचारे बहुत मरतबा ऐसा भी होता है कि जेल से अपनी समात पे भी नहीं पहुँच सकते क्योंकि जेब में पैसे नहीं होते, तो वो वहीं पर मजीद सड़ते रहते हैं, और कोई बहुत कम जुर्माना होता है वो जुर्माना दे नहीं सकते और अंदर पड़े रहते हैं, तो वो जेल में पड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ ये होता है कि रात को भी फैसला आ जाता है, मतलब वो अगर छुट्टी वाले दिन भी खुल जाती हैं। ये जो डिस्पैरिटी है, मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है और एक अमीर वर्सेस गरीब है, ये कैसे हमारे सिस्टम से निकलेगा? और क्या मैं किसी के पास चली जाऊं, मतलब मैं तो नहीं सोच सकती कि मैं किसी के पास चली जाऊं और मैं उससे ये इस्तदा करूं या मैं उससे ये रिक्वेस्ट करूं कि भाई क्योंकि मैं एंकर हूं, मैं एक पोजीशन पे हूं, मैं आपके खिलाफ प्रोग्राम कर दूंगी, आप ये ऑर्डर मेरा अभी इसी वक्त रात को 10 बजे निकालें। ये तो मुझे शर्म आ जाएगी उस शख्स को कहते हुए। ये कैसे लोग कर लेते हैं? क्यों हमारे सिस्टम में इतनी गुंजाइश है कि लोग ऐसी चीजें करवा लेते हैं हमारे सिस्टम तो फिर वो जो सिस्टम में बैठे हुए अदालती निजाम में लोग वो कर कैसे देते हैं? हाँ जी, देखें, ये तो खैर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में, जिसमें एक इदारा अकेला नहीं है, कई इदारे मिल के जो फ्लॉड उनका सिस्टम है वो एक ऐसी भयानक सूरत हाल पेश करता है जिसमें से आम आदमी को गुजरना पड़ता है और वो तकलीफ सहता रहता है। इसीलिए तो हमेशा से कम मेरी ये पोजीशन रही है कि हमें बड़ी डेस्परेटली लीगल और जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसमें जेल खाना जात भी आते हैं और अदालत भी आती है, पुलिस भी आती है और वकला भी उसमें आते हैं, क्योंकि वो भी एक हद तक इन्वॉल्व हैं किसी केस को आगे बढ़ने में या इंसाफ दिलाने में। ऑफिसर्स तो कोर्ट के वही होते हैं जो कि असिस्ट करते हैं कोर्ट को। तो ये सारे का सारा इट नीड्स वेरी थॉरो क्लीन अप, जिसे कहते हैं ना, कि घर को आपने साफ करना है तो गंद पड़ा हुआ तो निकालना पड़ेगा। तो इस क्लीन अप में सबसे बड़ी रुकावट क्या है और करेगा कौन? इस क्लीन अप में सबसे बड़ी रुकावट क्या है और इस क्लीन अप का आगाज कौन करेगा? मैं बताता हूं जी। 18th अमेंडमेंट के बाद ये इश्यूज जो है ये प्रोविंसेस के पास चले गए। सही है। अब अगर कराची में ये हुआ है या कराची के जेल हैं, हमने अभी सुना था लंबी उम्र की सजाओं वाले लोग जो है होटलों में रह रहे हैं और उसमें अस्पतालों में रह रहे हैं, तो ये सिंध गवर्नमेंट का है फॉर इंस्टेंस, या ये खैबर पख्तूनख्वा में हो, मेरे सूबे में हो या कहीं और। तो ये 18th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बन गए। फेडरल का इसके ऊपर कोई नहीं है। फेडरल जो है वो एक डिफरेंट लेवल पे पॉलिसी गाइडलाइंस बना सकती है, लेकिन कवानीन बना सकती है पार्लियामेंट में। लेकिन जब ये
एक हेड का, जिसे कह ले चीफ मिनिस्टर है या गवर्नर है या मिनिस्टर है कोई रेलेवेंट, ये उनका काम है। इट रिक्वायर्स एन इन्वेस्टिगेशन और अ कमीशन। भाई ये हमारे प्रॉब्लम जो है, कभी यहाँ से सर उठाता है जेल से, कोई कहीं अस्पताल से उठता है, कहीं अदालत से उठता है, कोई पुलिस की कस्टडी में आता है। इस सबको देखा जाए जामे तरीके से और इसके बारे में बड़ी ठोस और जो इम्प्लीमेंट हो सके वो ऐसी तजावीज़ देनी चाहिए। दुनिया की मिसालें भरी पड़ी हैं। लेकिन सर मसला फिर यही आ जाता है ना कि बहुत सारे लोगों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, तो वो कैसे उसी सिस्टम को सही करेंगे जो उनको फायदा पहुंचा रहा हो। जी, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से बहुत सारे मामला शायद पाकिस्तान में सही तरीके से हल नहीं हो पाते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, वक्त दिया आपने। बैरिस्टर इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे और रिफॉर्म्स पर बात हो रही थी कि किस तरीके से अदालतें बेहतर काम कर सकती हैं, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। और हमारा मकसद वही बात है, हमेशा मैं किसी भी अदालत से रिलेटेड सेगमेंट होता है तो मैं कहता हूँ हमारा मकसद तौहीन अदालत करना नहीं होता है। हमारा मकसद सिर्फ इश्यूज़ के हवाले से बात करना होता है और वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि अदब तमीज़ तहज़ीब से कर दें। बाकी फिर आप लोगों के ऊपर है कि आप किस तरीके से फिर उसके ऊपर अमल करते हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़बरदस्त एक तहलका खेज़ खबर वहाँ से हमारे पास आई है और ये है कि माहिर डॉक्टर्स की टीम ने बगैर सीना चाक किए दिल के वॉल तब्दील करने का कामयाब तरीन तजर्बा किया है। और खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कामयाब ऑपरेशन पहली बार किया गया है। 60 साला मरीज़ का बिना सीना चाक किए ये ऑपरेशन किया गया, बगैर कट लगाए ये कामयाब ऑपरेशन हुआ। और इसी पर हम बात करेंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ और आगे रिसर्च पाकिस्तान में कहाँ तक जारी है कार्डियोलॉजी के मसाइल के हवाले से हम बात करेंगे। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर अली रज़ा साहब। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को बहुत मुबारकबाद हो, ये बड़ा कारनामा है जो आप लोगों ने किया है और इसीलिए हमने इस पर बात करने को ज़रूरी समझा। ये बताइए सर, ये ऑपरेशन कैसे हुआ और उस शख्स की प्रॉब्लम क्या थी और सोल्यूशन आप लोगों ने कैसे दिया? थैंक यू सो मच जी, आपने हमें ये मौका दिया कि हम एक्सप्लेन कर सकें ये बात। जी, पेशेंट हमारे जो थे वो काफ़ी दूर दराज इलाके के थे, स्वात से उनका ताल्लुक़ था और उनको जो है सांस की काफ़ी दुश्वारी थी और उसकी वजह से उनको बेहोशी भी कुछ दफ़ा हुई थी। उनका ये दिल के से एक बड़ी शरियान होती है जी, एओर्टा जिसको कहते हैं, उसमें एक वाल्व होता है जिसको एओर्टिक वाल्व कहते हैं। तो नॉर्मली हम लोग इन मरीज़ों का इलाज ये होता है कि उनका ऑपरेशन हो जाता है और सीना खोल के उनका वाल्व तब्दील किया जाता है। हमने केपी में पहली दफ़ा ये टांग के ज़रिए से उनके लिए ये वाल्व हमने बदला है। इन मरीज़ों का ओपन हार्ट सर्जरी में काफ़ी ज़्यादा जान को रिस्क होता है, तो इसीलिए हमने और हमारी टीम ने ये फ़ैसला किया कि हम टांग के ज़रिए से उनके लिए प्रोसीजर करेंगे जी। तो ये जो तरीक़ाकार है जो आप लोगों ने इख्तियार किया, यही तरीका बाकी दुनिया में भी इस्तेमाल होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली जी, ये तरीका यूके और यूरोप और अमेरिका हर एक जगह पे होता है। मैं तो जी अभी 6 मंथ्स बैक मैंने PIC ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, तो हमारा शुरू से यही प्लान था कि हम लोग ये प्रोसीजर KP में और PIC में इंट्रोड्यूस कराएंगे जी। तो ये पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? ये मतलब ये कितना बड़ा ज़बरदस्त जो काम आप लोगों ने किया है, ये पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? बस जी इसका ये हो सकता है कि एक्सपर्टीज़ थोड़ी सी अवेलेबिलिटीज़ और ट्रेनिंग उसकी चाहिए होती है थोड़ी सी। यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट तो जी पाकिस्तान के बहुत माहिर हैं और दुनिया में हर एक जगह काम करते हैं। बस अभी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ और अवेलेबिलिटीज़ जब प्रोवाइड हो गई तो बस शुरू हो गया। बस जी देर आए दुरुस्त आए, तो बस हमने शुरू कर दिया अभी जी। लेकिन डॉक्टर साहब ज़रा डिटेल में ये बताएं, प्रोसीजर के टांग से आप लोगों ने निकाला, वो तो सीना चाक किए बगैर सीने के अंदर डालते कैसे हैं, ये तो ज़रा समझाएं। हम तो नाकिस इल्म वाले लोग हैं, आप लोग डॉक्टर्स हैं, तो ये ज़रा हमारे नाजरीन के लिए भी समझाएं कि ये बहुत बड़ी बात है कि आपने चीरा नहीं लगाया और उसको जो है वो आपने ठीक किया। ये ज़रा बताएं होता कैसे है? ये जी टांग की एक जो शरियान होती है वो, क्योंकि सारी शरियानें जो जिस्म की होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं आपस में, तो उसके ज़रिए से हम लोग टांग में एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से एक सुराख करके उसमें एक ट्यूब डाल देते हैं और उस ट्यूब के ज़रिए से इसका एक ख़ास वाल्व होता है। वो वाल्व हम लोग ऊपर जाके दिल
कि जो ये बड़ी शरियान है एओर्टा, वहाँ पे उसको डिप्लॉय कर देते हैं। हम लोग उसको कैमरे से देख रहे होते हैं, बाहर से जो एक्सरेज होते हैं उसके ज़रिए से हम लोग उसकी विजुअलाइजेशन करते हैं। तो बस जी ये बस प्रोसीजर है जो जिसमें बस फ़ायदा ये है कि पेशेंट के कट नहीं आता सीने में और वो जल्दी से दूसरे दिन ही अपने बस कामकाज पे जो भी नॉर्मल रूटीन होते हैं वो शुरू हो जाता है। जी क्या बात है, ज़बरदस्त, कुदरत और इल्म। बिल्कुल, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है ना कि अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म दिया और इंसान ने फिर उसको यूटिलाइज़ किया लोगों की खिदमत करने के लिए। अच्छा, अब ये जो जिस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ है इसका कोई ख़ास नाम है? इसको जी टैवी कहते हैं। यूरोप में इसको टैवी के नाम से जाना जाता है, यूएस में ये टैवर के नाम से जाना जाता है। वो सिर्फ एक थोड़ा सा उनके कोई अपने रेगुलेशंस की वजह से थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन इसका ये यूरोप में टैवी और यूएस में टैवर के नाम से। जी अच्छा, और ये डॉक्टर साहब ये इलाज या ये जो प्रोसीजर है ये महंगा कितना होता है? मतलब आम आदमी के लिए पूछ रहे हैं। अब तो खैर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के मोस्टली इलाकों में सेहत कार्ड है जिस पे ये इलाज मौजूद है, लेकिन ये है कि वैसे कॉस्ट क्या होती है इस प्रोसीजर की? जी हमारा पीआईसी जो है वो तो फुल सेहत कार्ड है जी। यहाँ पे तो हम लोग कोई भी ख़र्चा नहीं होता, पेशेंट का सारा इलाज हम लोग गवर्नमेंट के ख़र्चे से या सेहत कार्ड से उसको पूरा करते हैं। ये पेशेंट इसका वाल्व जी महंगा होता है, वाल्व इसका 25 लाख का होता है सिर्फ, उसके काफ़ी प्राइस है क्योंकि वो कंपनी बनाती ही इतने की है। बाकी हम लोग हॉस्पिटल के 4-5 लाख रुपए जो बाकी वायर्स और कैथेटर्स उस पर लगते हैं जी। तो टोटल तकरीबन ये 30 लाख के लगभग इस पर ख़र्चा आता है जी। डॉक्टर साहब 30 लाख का ऑपरेशन, सेहत कार्ड तो 10 लाख की वो देता है, कवरेज देता है, तो ये 30 लाख उसमें किस तरह एडजस्ट करते हैं फिर आप लोग? ये जी हम लोग अभी तो हमने हॉस्पिटल ने इसका पैसे दिए हैं जी। सेहत कार्ड ने अभी इसका अप्रूवल नहीं किया क्योंकि सेहत कार्ड को पहले अप्रूवल करने पड़ते हैं कुछ प्रोसीजर्स के लिए। अच्छा। लेकिन जैसा आपने देखा कि बाकी महंगे प्रोसीजर जो लिवर ट्रांसप्लांट जिस पे तकरीबन 40 लाख रुपए आते हैं वो सेहत कार्ड से अप्रूव है। इसी तरह इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि आने वाले वक्त में वो मरीज़ जो कि जिनकी जान को ख़तरा था इससे पहले प्रोसीजर की प्रोवाइड ना करने की वजह से हम लोग अपने हॉस्पिटल के थ्रू और अपने केपी के थ्रू सेहत कार्ड के ज़रिए इसको अप्रूव कराने की कोशिश करेंगे ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। जी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस प्रोसीजर के बारे में बता रहे थे कि जिसमें दिल को चाक किए बगैर उसका वाल्व तब्दील किया गया। एक जो इसके अंदर सोचने वाली बात है वो कॉस्ट है कि किसी बीमारी की जो जब किसी को कोई बीमारी हो जाए और इस तरह की कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो किस कदर उसकी फैमिली के ऊपर एक बर्डन होता है कि उसने 30-30 लाख और 40-40 लाख और फ़ौरन टाइम भी नहीं है। मतलब कोई मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी तो खैर सोच भी नहीं सकता, मिडिल क्लास आदमी को भी अपना सब कुछ बेचना पड़ जाए तब भी शायद 30-40 लाख रुपए उसके पास जमा हो। अब ये बुनियादी चीज़ है, बुनियादी मामला है सेहत का, और किसी तरीके से अल्लाह करे कोई ऐसा मामला हो जाए कि तमाम लोगों को सेहत की तमाम सहूलियात मुफ्त में मिल रही हों, उस तरह हम अपने माशरे को बना सकें, कोई ऐसी कुछ तश्कील हो सके तो उसके लिए तो दुआ कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो एक सेहत कार्ड जो है वो इसका एक छोटा स्टेप है, बिल्कुल दैट इज़ द राइट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अभी भी उस सितारों से आगे बहुत सारे जहान हैं जिन सबको एक्सप्लोर करना है। नाज़रीन वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। गुज़िश्ता हफ्ते हमने बात की थी एंटरप्रेन्योरशिप की, अपना कारोबार इस्टेब्लिश करने की, और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे दो ख़ास मेहमानों से जो कि अपना कारोबार कर रहे हैं और बड़ा ही यूनिक कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ने अपना कारोबार इस्टेब्लिश किया। दोनों की कहानी अलग अलग है लेकिन दोनों की कहानी इंस्पायरिंग है। एक में आपको कम उम्री में मेहनत नज़र आती है और एक में आपको आइडिया की इनोवेशन नज़र आती है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उवैस नकवी साहब और मोहम्मद नाफे। मोहम्मद नाफे जो हैं 9th के स्टूडेंट हैं, 9th के स्टूडेंट है, 9th के स्टूडेंट हैं, 15 साल की उम्र बिल्कुल है। और मिनिमल बड़ा ही एक ना होने वाले खर्चे से इन्होंने अपने कारोबार का आगाज़ किया और अब लाखों कमा रहे हैं। बिल्कुल, तो इनसे हमने बात करनी है। और दूसरे जो मेहमान हैं हमारे साथ वो हैं जी उवैस नकवी। और नॉर्मली हम जो दूध ले रहे होते हैं बाजार से उस या जो घर आता है गवाला देने, बिल्कुल उस गवाला सिस्टम को इन्होंने तब्दील कर दिया। गवाला सिस्टम में तब्दीली लेकर आए। वो क्या तब्दीली है वो इन दोनों मेहमानों से जानेंगे कि ये क्या काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से जो है वो मुलाकात करवाते हैं नाफे और उवैस की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अच्छा, हम आगाज़ जो है वो आपसे करते हैं नाफे कि आप अपना जो कारोबार कर रहे हैं, नवी जमात में हैं आप, तो ज़रा अपने कारोबार के बारे में बताइए, क्या काम आप कर रहे हैं? आज से 3 साल पहले मैंने एक ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किया था। सॉल्यूशन बिज़नेस का माइंड ये सेट था कि रिलेटिव्स थे और वो कहते थे कि मेरे घर के पास एक मार्केट थी गैजेट्स की, तो रिलेटिव्स कहते थे आप ये सामान ले आओ, मैं जाके देखता था। तो मेरे माइंड में आई क्या ना और लोगों को भी नीड होगी। फिर मैंने रीज़न ढूंढी कि रीज़न क्या है, कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपिंग में क्यों नहीं जाना चाहते, कोई तो रीज़न होगी। तो 2 रीज़न्स मैंने फाइंड आउट किए। एक तो ट्रस्ट नहीं है कस्टमर्स को, फ्रॉड इतना बढ़ गया ऑनलाइन जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट टूट गया। दूसरा प्राइसेस बहुत हाई हैं ऑनलाइन शॉपिंग पे, लोग लेना चाहते हैं मगर नहीं यार। फिर इन दोनों का मैंने सॉल्यूशन किया। पहला सॉल्यूशन ये किया ट्रस्ट का कि हमने एक कंपनी, कोरियर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा कि जो भी हमारा कस्टमर पहले पेमेंट से पहले हमारा पैकेज खोलेगा, उसको चेक करेगा, अगर पसंद आता है तो रख लेगा, नहीं पसंद आता तो नहीं रखेगा। स्टार्ट में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 1000 रुपीज़। 13 ईयर्स की एज में मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम काफ़ी मुश्किल हुई थी और काफ़ी लोगों ने डिसअपॉइंटमेंट भी की कि क्या शुरू कर दिया, कोई तुमसे कौन ख़रीदेगा। मगर मैंने कहा ठीक है देखते हैं। अब उसी डिसअपॉइंटमेंट को मैंने अपनी तरफ करेज में ले लिया। मैंने कहा अब ये तो करना ही करना है, अब तो इज़्ज़त की बात आ गई है, अब तो करना है। तो मैंने उसको स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी मिलियंस में सेल जाती हैं हर वीक और 10+ एम्प्लॉयज़ अंडर वर्क करते हैं और इसके अलावा बहुत सही चल रहा है। सही। तो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, मतलब आपने 1000 रुपये से शुरू किया, फिर उसके बाद अब आप मिलियंस तक आपकी सेल पहुंच गई हैं, तो जो बिज़नेस साइकिल है और जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताइए। सबसे पहले जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो एक कोरियर कंपनी से आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। मैं कोरियर कंपनी के ऑफिस गया तो उन्होंने मुझे 1 घंटा बिठाया बाहर, बच्चा उन्होंने मुझे कहा जाओ। हाँ? अब मुझे और फिर डिसअपॉइंटमेंट हुई। फिर एक लोकल कंपनी थी, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर उसके बाद हम मार्केट में गए, उसको कहा कि पहले तो बहुत से शॉप्स पे गया, उनको कहा कि हम मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मैंने सेल आउट करना, थोड़ी सी आप डिस्काउंटेड प्राइस दे दें तो आपको भी प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे। काफ़ी ने तो कहा कि भाई अल्लाह हाफ़िज़। एक ने उसमें सपोर्ट किया और उसने कहा कि ठीक है मैं आपको प्रोडक्ट्स दूंगा। मैंने उधर से प्रोडक्ट पहला पिक किया और अपने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया। अब था ये कि हमारी फैमिली में इंटरनेट नहीं था, अच्छा। अलाउ नहीं था बच्चों को बिल्कुल भी, मोबाइल भी मेरा अपना नहीं था, घर भी मैं ऑनलाइन बिजनेस रहा हूँ। अब होता ये था कि हमारे फ्रेंड होता था मेरा एक, गली में रहता था, उसके पास इंटरनेट होता था, तो मैं गली में चक्कर लगाता रहता था। जब मेरी मोबाइल की टाइम टेबल के मुताबिक बारी आती थी तो मैं चक्कर लगाता रहता था और कस्टमर्स को जवाब देता रहता था। तो फिर उसके बाद इस तरह आज वही कोरियर कंपनी का 3 दिन पहले वही मैनेजर जिसने मुझे उस दिन बाहर कहा था चले जाओ, नहीं, आज वही मेरे ऑफिस में 3 दिन पहले आधा घंटा वेट करके मुझसे मिलने आया, क्या हमारी कोरियर कंपनी पे आज। तो वो बड़ा शर्मिंदा था, वो तो हैरान हो गया कि भाई ये क्या हो गया, उसने तो शौक में। क्या बात है, क्या बात है, सबक सीख गया है वो, अपना सबक सीख गया सारी उम्र के लिए। अब ऐसा आपकी तरफ आएंगे, आप बताएं ये जो गवाला सिस्टम को आपने डिजिटल कर दिया, ये क्या आइडिया आपका, इसके बारे में बताएं। स्टार्टिंग से मैं ये चाह रहा था कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर काम किया जाए, कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की जाए जिसकी मैं मार्केट की में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मार्केट में उसकी ना। तो मैंने इसके ऊपर फोकस किया है कि मिल्क इंडस्ट्री काफ़ी अनअवेयरनेस है वहाँ पर, और गवाले क्या कर रहे हैं उसके अंदर गर्मियों में बर्फ़ ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। सो मैंने इसको डिसाइड किया कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें मार्केट के अंदर जिसमें प्रॉपर्ली कूलिंग मैकेनिज्म हो 24 आवर्स के लिए और जो हाइजीन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखता हो। अच्छा। तो मिल्कीफाई के ऊपर मैंने प्रॉपर्ली थीसिस दिया अपना, एक ऐसा बाइक डिज़ाइन किया, एक ऐसा कंटेनर डिज़ाइन किया जिसमें 24 आवर्स के लिए कूलिंग मैकेनिज्म है। अगर आप मिल्क को कहीं पे भी डिलीवर कर रहे हैं तो मिल्क उसके अंदर ठंडा रहेगा। हम लोग अभी करंटली जो है वो क्लाइंट के डोर स्टेप्स के ऊपर मिल्क डिलीवर कर रहे हैं। सो हम लोग 100% बफलो मिल्क डिलीवर कर रहे हैं अभी इन लाहौर। एंड हमने इसको प्रॉपर्ली, एक होता है कि आप बच्चे हैं, बच्चों को फ्रेश मिल्क की नीड चाहिए, उनको ये ज़रूरत है। लोकल इंडस्ट्रीज़ में इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि इंजेक्शंस लगते हैं, बफलोस को, एनिमल्स को इंजेक्शंस लगते हैं जिसमें बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती हैं। तो हम लोगों ने एक ऐसा फॉर्म प्रॉपर्ली डेवलप किया है जहाँ पर हमारे पास प्रॉपर डॉक्टर्स जो एनिमल्स की टेक केयर कर रहे हैं, प्रॉपर फीड्स, उनकी ऑर्गेनिक फीड्स आ रही हैं, और यूरोपियन इक्विपमेंट्स के थ्रू हम डेली बेसिस के ऊपर मिल्क को प्रॉपर्ली टेस्ट करके कस्टमर्स तक डिलीवर कर रहे हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, हम एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा आते हैं तो फिर आप लोगों से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं वक्फे के बाद।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। ओवैस नकवी और मोहम्मद नाफे हमारे साथ मौजूद हैं और बिजनेस के हवाले से हमें टिप्स दे रहे हैं, ज़बरदस्त टिप्स। नाफे की तो स्टोरी ही सक्सेस स्टोरी है और आपकी भी कोई कम नहीं है। वैसे ये बताएं, आपकी तरफ आते हैं कि अपने डेयरी फार्म के बारे में ज़रा बताएं कि कितनी भैंसें हैं आपके फार्म में, कोई और डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं आप? सो करेंटली अभी हम लोग सिर्फ मिल्क में काम कर रहे हैं और भी 80+ एनिमल्स हैं हमारे पास लाहौर में, और वहाँ पर प्रॉपर्ली फॉर्म, प्रॉपर्ली मिल्किंग और प्रॉपर्ली मिल्किंग मशीन्स के थ्रू हम लोग मिल्क जो है वो उसके अंदर से निकाल रहे हैं ताकि क्लाइंट्स को नो ह्यूमन कांटेक्ट, प्रोडक्ट के साथ कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है, जैसे मिल्क निकल रहा है एज इट इज़ क्लाइंट्स को मिल्क डिलीवर हो रहा है। अच्छा, ओके। अच्छा, अब ये दो मेहमान हमारे सामने मौजूद हैं, दोनों की बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज हैं, दोनों की अमेजिंग स्टोरीज हैं। नॉट टू अंडरमाइन एनीवन, लेकिन ये जो जुमला मेरे जहन में आ रहा है कह दूं मैं कि मतलब एक हमारे पास है ओवैस कि जिन्होंने लम्स में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा और उनको मिलियंस की फंडिंग मिली और उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त इनोवेटिव आइडिया पे उन्होंने काम शुरू किया। और एक तरफ हमारे पास 7वीं क्लास का एक बच्चा जिसने 1000 रुपये से बिजनेस शुरू किया, अब वो 9वीं क्लास में आ चुका है, और जब 1000 रुपये से शुरू किया था अब वो मिलियंस तक पहुँच चुका है। तो इस हिसाब से तो नाफे जीत गया। अच्छा, आप करेंगे ये कंपैरिजन? अच्छा, नाफे का जो बिजनेस मॉडल, हमारा बिजनेस मॉडल है फ्रेंचाइज मॉडल बेसिकली। हमने अभी लाहौर के अंदर स्टार्ट किया है। वी आर प्लानिंग टू लॉन्च इन इस्लामाबाद एंड कराची, क्योंकि एक प्रॉपर्ली एक चेन डेवलप हो जाएगी है जिसमें आप प्रॉपर्ली डेयरी प्रोडक्ट्स को और स्टार्ट कर सकते हैं। आप योगर्ट में आ सकते हैं, आप बटर में आ सकते हैं, आप चीज़ में आ सकते हैं, क्योंकि मिल्क इंडस्ट्री एक वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें हर घर के अंदर दूध चाहिए और हर क्लाइंट की कंप्लेंट क्या है कि उसको दूध अच्छा नहीं मिल रहा। दुरुस्त। हमने एज इट इज़ मिल्क डिलीवर किया है। हमारी जो क्लाइंट्स हैं उनका फीडबैक इतना स्ट्रॉन्ग फीडबैक है कि वो कहते हैं कि ये मिल्क हमें 9 ईयर्स हो गए हैं, 8 ईयर्स हो गए, हम लाहौर में हमने इस तरह का मिल्क नहीं पिया। अच्छा, अब ये ज़ाहिर कंपैरिजन मैंने वैसे ही किया था क्योंकि ज़ाहिर हर एक का एज, एक्सपीरियंस, तजुर्बा, काम अलग अलग होता है। अच्छा, एक और मरतबा आपको हम न्यूज़ ब्रेक की तरफ लेकर जाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है बाबर आजम दुनिया से। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन गए हैं जी बाबर आजम। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दे दिया गया है बाबर आजम को, और यही ब्रेकिंग न्यूज़ की डिटेल्स हम आपको बताते हैं जी। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप पर बात हो रही है और नाफे आपकी तरफ आते हैं। आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं था और जब ये बिज़नेस इस्टेब्लिश हुआ छोटा छोटा करके, तो आपके वालिदैन को कब पता चला कि आपने ये बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लिया है? कब उन्होंने आपको फिर सारी चीज़ें अलाउ कर दी? उन्होंने तब शुरू में तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही बच्चा कर रहा है, करने दो, कुछ भी नहीं होगा। फिर जब इस्टेब्लिश हुआ तो फिर उन्होंने देखा मैं तो फुल करने लग गया था और बड़ी मेहनत की, तो फिर उन्होंने फुल सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अब करो, क्योंकि अब जो इस वक्त जो साल चल रहा है, डिग्री की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है और स्किल की वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ फॉर द जॉब्स, लोग हमारे पास काम करने आते हैं, तो मुझे भी MBA लड़के होते हैं और उनको नहीं आता कुछ भी, डिग्री उनके पास। अब अगर मेरी कंपनी के माइंड सेट से देखूँ तो मैं तो कभी भी नहीं रखूँगा। मैं तो वो बंदा रखूँगा जो मुझे सेल्स जनरेट करके देगा। तो इसी तरह दुनिया की टॉप 10 कंपनीज़ जैसे एप्पल है, वो भी डिग्री नहीं लेती, वो अब आपको कहती है कि आप अपना स्किल दो। और इस वक्त जो स्किल है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, वैल्यू है। आप जॉब्स में चले जाओ, आप बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, बस आपको स्किल आना चाहिए तो आपकी इस वक्त वैल्यू होगी। तो वैसे क्या स्किल्स होनी चाहिए अगर किसी को बिजनेस करना है? तो असल में जो मेरी स्टडीज़ हैं स्किल से रिलेटेड, मैं कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कोई भी बंदा अगर कुछ भी कर रहा है, अगर उसके अंदर परसिस्टेंस है ना, तो वो उसमें कामयाब हो जाएगा। स्किल्स आप कह सकते हैं कि हार्ड वर्किंग स्किल है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है, लेकिन जब तक किसी एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, अगर किसी एंटरप्रेन्योर के अंदर परसिस्टेंस नहीं है ना, तो आई थिंक वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लगातार मेहनत, एक चीज़ को बार बार रिपीट करना, आई थिंक वो आपको अपने गोल्स के करीब ले जाता है। सही है, ठीक है। नाफे, क्विकली आप हमें क्या बता सकते हैं, कौन सी स्किल आपके ख्याल में इंपॉर्टेंट है? स्किल जो है ना वो हर इंसान के अंदर अपनी है, पहले तो उसको आप फाइंड आउट कर लो। अगर आपका माइंडसेट बिजनेस वाला है तो आप बिजनेस। अब अक्सर लोग मुझे देखते हैं, वो कहते हैं हम ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू कर लेते हैं, बहुत आसान है, जॉब छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ जिस जॉब कर रहे हैं उसमें भी तो आप महारत हासिल कर सकते हो, वो कंपनी आपकी वैल्यू रखे। अगर आप कंपनी को 50 लाख का बिजनेस जनरेट करके दोगे तो कंपनी आपको 5 लाख क्यों नहीं देगी? ज़रूर देगी। आप जहाँ भी जिस फील्ड में चले जाओ अपनी वैल्यू बनाओ। आपका टैलेंट ही नहीं है, स्किल ही नहीं है ई-कॉमर्स में, आपको कि इसने कर लिया तो हम भी कर लेते हैं। और बहुत से लोग मुझे फॉलो करके आते भी हैं। मैं लेक्चर्स देता हूँ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, तो मैं उनको कहता हूँ कुछ भी कर लो, एक तो कुछ भी कर लो मगर उसको एंड तक पहुँचाओ।
क्या समझो यही बिल्कुल करना है। बिल्कुल, बड़ी अहम बातें की हैं दोनों ने। उवैस आपका शुक्रिया, नाफे आपका शुक्रिया। ये दोनों पर्सनालिटीज़ आपके सामने, आपने देखा, इनकी कहानियाँ सुनी। अब अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने अंदर स्किल्स डेवलप कीजिए और बस फिर पूरे अज़म के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ उस रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।